सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 11वीं वालों का 28 फरवरी को भौतिक शास्त्र का पेपर है, जिसके लिए हम आपके लिए लाए हैं 4 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो 101% गारंटी है कि आपकी परीक्षा में 3 अंकीय और 4 अंकीय वाले प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर आता है कि प्रश्न 1 है, मात्रक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेरी एमपी है दोस्तों, तैयार कर लीजिएगा इसे। पहला है इसमें कि मात्रक के संकेत अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाना चाहिए। दूसरा है इसी का कि मात्रक के संकेत एक वचन में लिखना चाहिए। तीसरा है मात्रक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय सभी अक्षर छोटे होते हैं। इसका चौथा है मात्रक के संकेत के सम्मुख विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे आपको तैयार कर लेना है, आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा कि मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। वेरिया एमपी है दोस्तों, पूछा गया है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से आए हुए क्वेश्चन है ये, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। पहला है इसका कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक में है व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसका दूसरा है ये मात्रक पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है ये मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तीसरा है एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। बात तो सही है। तीसरा है व्युत्पन्न मात्रक की संख्या सीमित है। इसे आपको तैयार कर लेना है। आपसे 28 फरवरी के दिन ये अंतर आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, वेरी हाई चांसेस है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर आ जाइए। वेरिया एमपी है, मध्य प्रदेश 2023 में आपसे पूछा गया है, समीकरण टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी की शुद्धता की जांच कीजिए। जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ है तो आपको उत्तर कर देना है। दिया हुआ समीकरण है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, ये तो आपको क्वेश्चन में से लिखना है। फिर इस समीकरण को विमीय समीकरण में परिवर्तित कर देना है आपको। विमाएँ आपको आनी चाहिए, तो टी है तो इसको कोष्टक लगा देना है, इसके एल अपान एल टी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट, तो अंडर रूट इस पर स्क्वायर से का मतलब होता है अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और टी बराबर टी हो जाएगा। तो दोनों पक्षों की विमाएं समान है अतः समीकरण शुद्ध होगा। 4 नंबर में पूछा जा सकता है दोस्तों, तैयार कीजिएगा इसे। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन वेरिया एमपी आपकी स्क्रीन के सामने। विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखे। मध्य प्रदेश 2023 में पूछा है, 2026 में हाई चांस है। इसे उत्तर देख लेते हैं। इस विधि से विमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। दूसरा है इस विधि से त्रिकोणमिति लघुगणकीय आदि वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी का तीसरा है इस विधि से ऐसे नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसकी विमा होती है। ठीक है, इसके बाद चौथा है इसी का, यदि किसी भौतिक राशि का मान 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो उनके मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे आपको तैयार कर लेना है, वेरी हाई चांसेस है पूछे जाने के। इसी के बाद इसी का पांचवा है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी उसकी प्रभावकारी लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। वेरिया एमपी दोस्तों 28 फरवरी के दिन ये पेपर में छपने वाला है, इसे आपको तैयार कर लेना है। तो इसका हल देख लेते हैं अपन। माना लोलक का आवर्तकाल टी है, प्रभावकारी लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी है। ये तो आपको प्रश्न में से लिख देना था। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्नानुसार होता है चालू। प्रश्नानुसार है टी समानुपाती एल की घात ए लगा देनी है आपको, जी की घात बी लगा देनी है। टी बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के आपका लग जाएगा नियतांक एल ए और जी की घात बी, आपका समीकरण 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपको लिख देना है ऐसा कि जहाँ के बराबर विमाहीन नियतांक है, समीकरण को एक को विमेय रूप में लिखने पर आपको विमेय रूप में लिखना पड़ेगा इसे। तो आपको क्या हो जाएगा, एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन और बराबर एम नॉट एल वन टी नॉट के होल पावर ए और फिर एम नॉट एल वन टी माइनस 2 की होल पावर बी हो जाएगा। फिर इसको आपको ऐसे का एज इट इज उतार देना है, एम नॉट एल नॉट ए प्लस बी इसको जोड़ देना है और टी अलग हो जाएगा, माइनस का 2 भी बन जाएगा ये। फिर क्या होगा कि विमीय समांगता सिद्धांत के अनुसार घातांकों की तुलना करने पर इन दोनों की घातों की तुलना आपको कर देनी है। ए प्लस बी बराबर 0 माइनस का 2 बराबर 1, तो समीकरण और 2 और 3 इनको नाम दे देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है समीकरण 2 व 3 को हल करने पर इनको हल कर देना है। ए बराबर 1/2, बी बराबर माइनस का 1/2, ये समीकरण 4 बन जाएगा आपका।
इसके बाद है समीकरण 4 को समीकरण 1 में रख देना है आपको। तो टी बराबर के एल अप की घात 1/2 और जी की घात माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो इसका आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा टी बराबर के अंडर रूट एल अपान जी। आपको यही तो सिद्ध करना था। क्या करना था दोस्तों? यही तो सिद्ध करना था। इसके आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 28 फरवरी के दिन ये प्रश्न अवश्य आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला है आपका वेरिया एमपी, विस्थापन और दूरी में अंतर। दोस्तों इसे आपको तैयार कर लेना है। विस्थापन है ये दिए गए समय अंतराल में वस्तु की स्थिति निर्देशांकों के अंतर के तुल्य होता है। फिर दूरी में देख लीजिए, ये दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गए पथ की लंबाई के तुल्य होती है। फिर दूसरा है यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। तीसरा है विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तीसरा है दूरी सदैव धनात्मक होती है। चौथा है विस्थापन पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, दूरी वस्तु के पथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। दोस्तों वेरिया एमपी है 4 नंबर में छप गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है कि वेग और चाल में अंतर, इसे भी आपको तैयार कर लेना है, 4 नंबर में आ सकता है। गारंटी है दोस्तों कि किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चाल में देख लेते हैं, इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आपको तैयार कर लेना है। इसी का है एक और 2 पॉइंट और बचते हैं अपने यहाँ पर। वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। तीसरा है वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है और चाल सदैव धनात्मक होती है। इसे आपको तैयार कर लेना है। 3 नंबर या 4 नंबर में अवश्य आपसे पूछा जाएगा 28 फरवरी के दिन। इसके बाद है कोणीय वेग की परिभाषा लिखिए तथा कोणीय वेग एवं संरेखीय वेग में संबंध लिखिए। वेरिया एमपी है, 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। कोणीय वेग वृत्तीय वेग में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को आपको काय से दर्शाना है? ओमेगा से आपको दर्शाना है। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल, इसे आपको इस प्रकार से लिख देना, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। ठीक है, ये इसका सूत्र बन जाता है और इसे सिद्ध करना है तो आप कमेंट में बताइए, हम इसका उत्तर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसके बाद है अगला वेरिया एमपी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दोस्तों वेरिया एमपी, इसे आप देख सकते हैं, ये वेरिया एमपी आपको कर लेना है इससे तैयार। ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, चित्र आपको इस प्रकार से बना लेना है इसमें, और ये वेरिया एमपी छपने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है अगला 10वां प्रश्न आपका वेरिया आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। सर्पी घर्षण और लौटने या बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। दोस्तों मध्य प्रदेश 2023 में पूछा गया, 2026 में हाई चांस है पूछा जा सकता है। पहला है जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है तो दोनों के संपर्क बलों में कार्य करने वाला घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। फिर इसका है कि बेलन घर्षण, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर घूमता है तो दोनों के संपर्क तलों में कार्य करने वाले घर्षण बल को बेलन घर्षण कहते हैं। ठीक है, इसे आपको तैयार कर लेना है। दूसरा है इसी का कि फिसलने वाले पिंड का वही तल सदैव दूसरे पिंड के संपर्क में होता है। फिर यह है दूसरा इसका कि घूमने वाले पिंड के भिन्न भिन्न भाग दूसरे पिंड के संपर्क में क्रमशः आते हैं। ठीक है, तीसरा है सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है और बेलन घर्षण का मान कम होता है। दोस्तों 3 नंबर में आपसे अवश्य पूछा जा सकता है। हाई चांसेस प्रश्न वाले बता रहा हूँ आपको, इन्हें आपको तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्रश्न 11 है वेरिया एमपी आपकी स्क्रीन के सामने। संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम को निगमित करना है दोस्तों। तो इसमें आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिख देना है, वो देख लेते हैं अपन। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी इकाई का संयुक्त रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसका है कि संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम को अपन को उत्पत्ति करना है। आपको क्या करना है कि लिख देना है, माना 2 अल्प पिंड समय अंतराल डेल्टा टी के लिए टकराते समय पहले पिंड पर कार्यरत बल F21 है। पिंडों के संवेगों में परिवर्तन क्रमशः डेल P1 व डेल P2 है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या कहता है, F12 बराबर डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी और डेल्टा P1 बराबर F12 डेल टी हो जाता है। ये समीकरण 1 आपका बन जाएगा दोस्तों। इसके बाद तथा में आपको कर देना F21 दूसरे के लिए बराबर डेल्टा P2 बट्टा डेल्टा टी। इसका डेल्टा P2 बराबर F21 डेल्टा टी आपका समीकरण 2 बन जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर आपको इतनी लाइन लिख देनी है, टकराते समय दोनों पिंडों के निकाय पर कार्यरत बल कुल बाह्य बल शून्य अर्थात संवेग संरक्षण के नियमानुसार पिंडों के निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। इसे डेल्टा P1 लिख देना प्लस डेल P2 बराबर 0 कर देना। फिर समीकरण 1 व 2 से आपको ले लेना है F12 डेल टी प्लस F21 डेल टी बराबर 0। फिर F12 बराबर माइनस का F21 हो जाएगा। इसे आपको सिद्ध करना था। ठीक है, इसे आपको तैयार कर लेना है, हाई चांस से पूछे जाने के। इसके बाद है
इसके बाद आपको ये वाला प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। दैनिक जीवन में घर्षण से हानियां बताइए, घर्षण के किस प्रकार कम किया जा सकता है। मध्य प्रदेश 2019 में पूछा जा सकता है, हाई चांस है इस साल भी आपसे पूछा जाए। पहला है घर्षण के कारण मशीनों के कुल पुर्जे घिस जाते हैं, वेरी सही सही बात है। दूसरा है कि मशीन पर लगाई गई शक्ति का अधिकांश भाग घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाता है, इससे मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। दोस्तों वेरी एमपी, इसे आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, बरसात के दिनों में सड़क को गीला होने पर सड़क व मोटर के पहियों के बीच घर्षण कम हो जाता है, जिससे गाड़ियां अपनी फिसल जाती है। दोस्तों इसे आपको तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है। 3 नंबर या 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं इसे एक प्रकार के कैसे कम किया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर है घर्षण को कम करने के उपाय, पॉलिश करके, स्नेहक का प्रयोग करके, वॉल बियरिंग का प्रयोग करके। तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, 4 नंबर में आपसे पूछा जाने वाला है। प्रश्न क्रमांक 13 है, संरक्षी बल और असंरक्षी बलों से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण भी दीजिए। मध्य प्रदेश 2022 में पूछा गया है, हाई चांस है 2026 में पूछा जाए। संरक्षी बल है वे बल जिसके द्वारा किसी कण पर किया गया कण के पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, संरक्षी बल कहलाता है। दोस्तों ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, ये दोनों उदाहरण आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसका है असंरक्षी बल वे बल जिसके द्वारा किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर करता है, वो क्या संरक्षणी बल था, वो निर्भर नहीं करता, और ये निर्भर करता है। जो बल कण के वेग पर निर्भर करता है असंरक्षी बल कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए घर्षण बल और श्यान बल। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर में वेरी आईएमपी है, किसी गतिमान वस्तु का के संवेग व गतिज ऊर्जा के संबंध स्थापित कीजिए। दोस्तों 2020 में आया था, इस बार भी आने के हाई चांस है, आप इसे तैयार कर लेना। इसका उत्तर अपन यहाँ देखते हैं। जब एक द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग क्या होता है, संवेग का सूत्र होता है p बराबर mv, इसे आपको याद कर लेना है। फिर आपको v बराबर p अपान m चल जाएगा। ठीक है, समीकरण आपको 1 बना देना है। इसके बाद तथा वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है k बराबर 1/2 mv²। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसे हिला सकते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर k बराबर 1/2 m p² / m², ये आपका हो जाएगा दोस्तों। k बराबर आपका p² अपान 2m हो जाएगा। फिर p² इधर ले आएंगे, p² बराबर k और 2m गुणा भाग में, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, k 2m बन जाएगा। p के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका अंडर रूट में चला जाएगा। दोस्तों इसमें आपको 3 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लास्ट एंड फाइनल है ये प्रश्न क्रमांक 15, इसे आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। 2025 में पूछा है, 2026 में पूछा जा सकता है। चालन, संवहन एवं विकिरण में अंतर लिखिए। तो चालन में संवहन और विकिरण को आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है। इस विधि से ऊष्मा ठोसों में संचरित होती है, इस विधि में ऊष्मा तरलों में संचरित होती है, और इस विधि में ऊष्मा निर्वात एवं किसी भी माध्यम में तरंगों द्वारा संरक्षित होती है। ठीक है, इसके बाद इसके दूसरा है इसके लिए माध्यम का होना आवश्यक है, माध्यम का होना आवश्यक है। और फिर इसका है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है सही का, इस विधि में माध्यम का कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, बल्कि माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हुए समीपवर्ती कणों को ऊष्मा प्रदान करते हैं। इसका है, इसमें माध्यम के कण स्वयं ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और इसका है कि इसमें ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद लास्ट है इसी का प्रश्न, ये चौथा इसका, इस विधि में ऊष्मा संचरण किसी भी मार्ग व दिशा में संभव है। ऊष्मा का संचरण केवल ऊपर की ओर ही होता है। इसका है, इस विधि में ऊष्मा का संचरण सीधी रेखाओं के प्रत्येक दिशा में होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके वेरी आईएमपी 4 अंक के प्रश्न। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो 28 फरवरी के दिन आपका पेपर 4 नंबर में से एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं दोस्तों। 4 नंबर वाले पूरे आपके यहीं से फंसने वाले हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे भाई का ये चैनल नया है और सपोर्ट की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।